गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अदिति शर्मा, आपकी फिजिक्स के मेंटर, और स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 4, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। और इसमें हम सेमेस्टर 4 के पेपर मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो समझनी होंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अप्रोच से पढ़ना होगा, जिससे हम अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इस पेपर में पढ़ना क्या है और कितनी यूनिट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो पेपर है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको आपको दो पार्ट में कवर करना है। जो पहला पार्ट होगा वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होगा और जो सेकेंड पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है हमारा वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और जो बी पार्ट होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करेंगे। मींस पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट, ठीक है, इसमें ए में मॉडर्न फिजिक्स और बी में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझना होगा। ठीक, इस मॉडर्न फिजिक्स में हमें चार पार्ट है। पार्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4। इसी तरीके से पार्ट बी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको 4 यूनिट से डील करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट ए में। मींस पार्ट ए में हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स हमें 4 यूनिट्स, मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया कि हमें 4 यूनिट से डील करना है। तो पहली यूनिट क्या होगी हमारी? पहली यूनिट रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड की होगी। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे पहली यूनिट पर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो यूनिट होगी क्या? रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। ठीक है, कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए गए और रिलेटिविटी का टर्म धीरे धीरे आता गया। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले समझेंगे माइकलसन मोरले। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो कि 1887 में माइकलसन द्वारा परफॉर्म किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट को हमें समझना होगा और उसके रिजल्ट्स, जो कि नल रिजल्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, उन्हें समझना होगा कि नल रिजल्ट्स में क्या बातें की गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें आगे समझेंगे। जैसे नल रिजल्ट पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंस ऑफ नल रिजल्ट, उसके जस्ट बाद आती है क्या? आइंस्टीन की थ्योरी, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानी जाती है। आप जानते हैं कि रिलेटिविटी का कितना ज्यादा स्कोप है और कितनी ज्यादा ब्रांचेस को ये डील करती है। ठीक है, आइंस्टीन ने किए क्या थे? तो दो पोस्टुलेट्स दिए थे। इस पोस्टुलेट्स को भी हमें समझना होगा यहीं पर। ठीक है? और उसके आगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और एक और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। मींस लॉरेंस तो है बट गैलीलियन के बारे में नहीं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे समझेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और ये किस तरह की चीजों से डील करता है। ठीक है, और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास था तो क्या जरूरत पड़ी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लाया जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसको समझेंगे और साथ ही साथ उसका कंपैरिजन, उसका डिफरेंस समझेंगे किसके साथ? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्या? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के, ये भी हमें इसी पार्ट में डील करना है। बेसिकली ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं, ठीक है, वो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों चैप्टर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रिलेटिविटी का टर्म पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों यूनिट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हम कह सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट्स रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड और रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक, इन दोनों पे हम लोग
बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या किस तरीके से आइंस्टीन ने अपने 2 पोस्टुलेट्स दिए और उस पे सारा का सारा फिजिक्स हम कह सकते हैं इस तरीके से डिपेंड हुआ, ठीक है। और एक फिजिक्स को एक नई डायरेक्शन मिली कि अब हमें किस तरीके से सोचना है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम पढ़ेंगे क्या, रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनियसली और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ, इसी को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और टाइम डायलेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम ही टाइम डायलेशन कहलाता है। उसके आगे पढ़ना होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हमें इसे ऐड करना है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या चीजें हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मींस मास में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को हमें समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना होगा एनर्जी एंड मास एंड एनर्जी एंड मोमेंटम, इन सब में रिलेशन हमें देखना होगा, तब जाके हमारी जो यूनिट 2 है इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से अपनी चीजों को डील करना है, ठीक है, कहाँ पे हमें डेरिवेशन से समझना है और कहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट पे फोकस होके एक्सपेरिमेंट को समझना है, जिससे हम पूरे के पूरे चैप्टर को डील कर सके। आपको दिख रहा होगा कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, यही एक एक्सपेरिमेंट हुआ और जिसने पूरी की पूरी चीजों को लाके रख दिया। मींस ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड है। और जैसे आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे विद द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टाइन, तब आप समझेंगे कि ये दोनों यूनिट कैसे एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम ये दोनों यूनिट जैसे ही फिनिश करेंगे देन हम पहुंचेंगे कहाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स पे, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि यूनिट नंबर 3 का एक पार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बच्चों को समझना क्या है कि किस तरीके से हमारा जो क्लासिकल अप्रोच है वो एटॉमिक स्केल पे नहीं सही बैठता है। मींस कहीं ना कहीं जो क्लासिकल अप्रोच है वो क्वांटम जो पार्टिकल्स है, मींस जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है उस पर क्यों नहीं सही बैठ रहा है, उसको हमें समझना होगा क्लासिकल मैकेनिक्स के इसी पोर्शन में। और इसी ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है और हमें इन दोनों को ही इसी तरह से समझना होगा जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 समझा होगा, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें है क्या क्या चीजें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं इसकी, तो ये शुरू होती है कहाँ से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये पार्ट हमारा शुरू होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस स्पेक्ट्रम में जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम आता है उसमें क्या क्या चीजें हुई और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको दिमाग में रखते हुए हमें समझना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके साथ क्वांटम इफेक्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, ठीक है। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें ये पूरा और यही से शुरू हो जाएगी अप्रोच किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की अप्रोच यहीं से शुरू होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे क्या कि वेव प्रॉपर्टीज क्या होगी पार्टिकल्स, ये ब्रॉगली की हाइपोथेसिस जो कि मैटर वेव से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपने ये चीज 12th में भी समझी होगी कि किस तरीके से मैटर वेव डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कनेक्टेड है और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन करेगा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के साथ हम थॉमसन एक्सपेरिमेंट को जब समझेंगे तब जाके ये पूरा टॉपिक हमारा एट लास्ट कंप्लीट होगा, जो कि क्लासिक इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमें यूनिट नंबर 3 में डील करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हमें फिर पढ़ना होगा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इसमें क्या हम पढ़ेंगे, तो मैटर वेव क्या होता है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें। जैसे कि अगर मैटर वेव है, यहाँ पे आपने पहली बार पढ़े, आप पढ़ोगे कि मैटर वेव क्या होती है, ठीक। और उसमें वहाँ पे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस भी हम समझेंगे। देन मैटर वेव का हमें पढ़ना होगा कि
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैटर वेव का ही हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सब हम क्वांटम के इस वाले चैप्टर में या फिर इस वाले यूनिट में डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फेज वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। पहले तो ये समझना है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और फेज वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम आगे ये समझेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्ट, कि जो ग्रुप वेलोसिटी है और जो फेज वेलोसिटी है वो दोनों ही आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो वेव फंक्शंस को समझेंगे, फंक्शनल फॉर्म और नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे हम वेव फंक्शन का, ये भी हमें समझना होगा। और ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बेस्ड ऑन बॉर्नहोल, ये सारी चीजों से हम यूनिट 4 को डील करेंगे और समझेंगे कि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई और क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने थे और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने उन सारे चैलेंजेस को डील किया। और एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल तो था ही, उसके साथ साथ हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दिया और अपनी चीज़ों को और अच्छे से और क्या कह सकते हैं उसको समराइज करते हुए हमने एक्सपेरिमेंट को एक नया रिजल्ट दिया और क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट, ये 4 यूनिट्स जो थी हमारी वो मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट थी। सिमिलरली मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि पार्ट बी में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट को कवर करना होगा। तो ये तो पार्ट ए था जिसमें यूनिट 1, 2, 3 और 4 मॉडर्न फिजिक्स की थी। बाकी जो पार्ट बी होगा उसमें हमें 4 यूनिट इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की कवर करनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना था। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है। इसमें भी सिमिलर पैटर्न पे हमें 4 यूनिट्स से डील करना होगा, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट पार्ट में मींस फर्स्ट यूनिट में हमें समझना होगा कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हमें एक्चुअल में करनी कैसे होती है और क्या चीजें हमें ध्यान में रखकर करनी होती हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर हमें फेथफुल एम्प्लीफिकेशन और नीड पड़ गई बाइसिंग की समझने की, ये हमें समझना होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो फैक्टर्स कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिस्टर बाइसिंग और वी कैरेक्टरिस्टिक सी कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स्ड बायस और एमिटर बायस और एमिटर रेजिस्टर के बारे में भी हमें समझना होगा इसी यूनिट में। मीन्स कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो यूनिट है वो पूरे इन सब यूनिट्स की एक तरीके से बेस कह सकते हैं, आधारशिला कह सकते हैं हम, कि इसके बेसिस पे ही हमें इन सबको आगे डील करना होगा, ठीक है। तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर कलेक्टेड टू बेस बायस फीडबैक के बारे में भी हमें समझना होगा, ठीक है। फीडबैक हम लोग फिर से यहाँ पर थर्ड यूनिट में भी समझेंगे कि निगेटिव फीडबैक क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हमें आगे भी समझना है। तो इसलिए इसी वाली यूनिट पे हमें इमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ये सारी चीजों को समझते हुए और यूनिट 3 को हम सम अप करेंगे। और अच्छे से ट्रांजिस्टर बाइसिंग अगर समझा रहेगा बच्चा तो काफी आसान हो जाएगा उसके लिए ये पोर्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तरीके से ट्रांजिस्टर बाइसिंग। नेक्स्ट यूनिट 2 के बारे में मैं बात करूं तो इसमें एम्पलीफायर्स को हमें पढ़ना होगा और इसमें एम्पलीफायर्स में मोड ऑफ ऑपरेशन देखने होंगे कि ए बी और सी एंड डी में क्या क्या हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ना है। देन आगे हमें सिंगल एंड मल्टी स्टेज कैस्केड एंड कैस्कोड कनेक्शंस, ये क्या होता है, और कपलिंग मेथड, किस तरीके से हम कपलिंग करें, आरसी ट्रांसफॉर्मर और एलसी कपलिंग्स, ये सब चीजों के बारे में समझना होगा, ठीक है। और हमें समझना क्या होगा कि नेचर क्या होता है एम्प्लीफिकेशन का, देन यूज ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन, कपल्ड पावर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कपल्ड एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें इस यूनिट में समझना है। और क्लासेस के हिसाब से भी हमें समझना होगा कि एम्पलीफायर की एफिशिएंसी तरह से हम क्या समझ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 पे हम अगर चलें इसके तो फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट्स को डील करना होगा।
ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक क्या मतलब है। ठीक है, फीडबैक में हमें पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक दोनों तरीके की चीज़ों को देखना होगा। वोल्टेज सीरीज क्या होता है, वोल्टेज शंट क्या होता है, करंट सीरीज, करंट शंट, फीडबैक। इनफैक्ट आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो ये सारे क्वेश्चंस भी अराइज करते हैं कि आप पॉजिटिव फीडबैक से क्या मतलब समझते हो और निगेटिव फीडबैक से क्या मतलब समझते हो। तो थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट आपके इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आगे की क्लासेस में ऑसिलेटर्स वगैरह बनाना भी सिखाया जाता है कि किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं इन सारे ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो हमें ये समझना है देन गेन, स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन क्या है, नॉइज, बैंडविड्थ और वोल्टेज सीरीज, नेगेटिव फीडबैक, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया वगैरह भी समझना है इसमें। ठीक है, तो हम ये सब सारी चीजें को समझेंगे, फीडबैक फैक्टर समझेंगे, फ्रीक्वेंसी समझेंगे, आरसी फेज शिफ्ट समझेंगे और रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑसिलेटर, ट्यून ऑसिलेटर सर्किट एंड एट लास्ट हार्टली एंड कॉल्प्रिट ऑसिलेटर से इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर भी एक बहुत अच्छी यूनिट है और काफी सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट यूनिट मींस आपका चैप्टर नंबर 8 या यूनिट नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो है हमारी इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है, क्या चीजें इसमें हमें समझना है, कोर क्या है, क्लैडिंग क्या है, ये सारी चीजें मींस बेसिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स में हमें डील करना होगा। जो उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज है फाइबर ऑप्टिक्स की, वो सारी चीजें हमें डील करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या है, और जो लाइट है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स में कैसे ट्रेवल कर रही है या फिर प्रोपगेट कर रही है, ये बात हमें समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल अपर्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ फाइबर लॉसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, क्या क्या हम एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर का कर सकते हैं के बारे में भी हमें क्या करना होगा, जानकारियां इकट्ठी करनी होगी और समझना होगा कि फाइबर ऑप्टिक्स कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा 8 यूनिट जो था वो हम लोग धीरे धीरे करके और अपनी चीज़ों को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और समझेंगे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किस तरीके से ये सारे यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको मैंने सिलेबस के बारे में तो बता दिया कि सेमेस्टर 4 में हमें 8 यूनिट से डील करना है, जिसमें पहले का जो पार्ट ए है उसमें 4 यूनिट्स और सेकंड जो पार्ट है पार्ट बी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें 4 यूनिट्स हमें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कहाँ और कैसे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ सकते हैं कि जो यूट्यूब चैनल है हमारा टारगेट गुरुकुल का, ठीक है, वहाँ पे सारथी बैच के नाम से हमें एक ये मिल जाएगा और यहाँ पर हम फिजिक्स को इसी तरीके से पढ़ेंगे और इस प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल 699 ओनली। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स काफी सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को परचेज कीजिए। इसमें फिजिक्स जो है वो मैं डील करूंगी, बाकी और सारे टीचर्स इसमें डील करेंगे। तो जो चैनल का जो ऐप का नाम है वो है टारगेट गुरुकुल और उसमें सारथी बैच में आपको मेरा ये सारा फिजिक्स का कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।